आज हम आपको वायु राशियों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से वायु राशियाँ किसे कहते हैं, वायु राशियाँ कैसे बनती हैं, पृथ्वी पर कहाँ कहाँ कौन कौन सी वायु राशियाँ पाई जाती हैं, वायु राशियों की क्या विशेषताएं होती हैं, वायु राशियों के निर्माण या वायु राशियों के बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होना आवश्यक है। ऐसी चीज़ों के लिए अपन सबसे पहले आज बताते हैं कि वायु राशियाँ क्या चीज़ होती हैं। तो सबसे पहले तो आपसे बात करें कि विस्तृत क्षेत्र की ऐसी हवा या ऐसी वायु जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी समानताएं पाई जाती हैं, वायु राशि कहलाती है। यानी एक बार दोबारा कि पृथ्वी के धरातल की या पृथ्वी के धरातल के विस्तृत क्षेत्र की वह हवा या वे वायु जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी समानताएं पाई जाती हैं, उस हवा को वायु राशि के नाम से जानते हैं। कि जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी समानता पाई जाती है वह एक वायु राशि कहलाती है। इस वायु राशि के निर्माण के लिए सबसे मेन चीज़ यह है कि या तो स्थलीय भाग ही हो और या महाद्वीपीय भाग ही हो। जहाँ पे स्थलीय और महाद्वीपीय दोनों भाग होते हैं वहाँ पे तापमान व आर्द्रता संबंधी समानता नहीं पाई जा सकती, और जहाँ तापमान व आर्द्रता संबंधी समानता नहीं पाई जाती है वहाँ पे वायु राशि का निर्माण होना संभव नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ पे स्थलीय भाग और जलीय भाग होंगे वहाँ पे स्थल पे अलग तरह का तापमान होगा, अलग तरह की आर्द्रता होगी, महासागरीय भागों का तापमान अलग होगा और वहाँ की आर्द्रता अलग होगी। इस कारण वायु राशियों के निर्माण के लिए या तो पूरा महासागरीय भाग ही हो और या पूरा महाद्वीपीय भाग ही हो। ये सबसे मेन विशेषता और जिसमें तापमान संबंधी व आर्द्रता संबंधी दोनों समानताओं का होना जरूरी है। टिवार्थी ने बताया कि वायु राशि वायुमंडल का एक ऐसा मोटा तथा विस्तृत खंड है जिसकी विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज दिशा में ताप व आर्द्रता की विशेषताएं लगभग समान रूप में पाई जाती हैं। टिवार्थी ने बताया कि वायुमंडल की एक ऐसी मोटी परत जो क्षैतिज रूप में जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी समानता पाई जाती है, अपन उसको वायु राशि कह सकते हैं। वायु राशियों का आविर्भाव उस समय होता है जब विस्तृत भूभाग पर वायुमंडल संबंधी दशाएं लंबे समय तक स्थिर रहती हैं। दूसरी चीज उसने ये बताया कि वायु राशियों के निर्माण के लिए पृथ्वी के धरातल पर लंबे क्षेत्र तथा लंबे टाइम पर वायुमंडल संबंधी दशाएं स्थिर होनी चाहिए। अगर लगातार या जल्दी अगर मौसम में परिवर्तन होता है तो वायु राशियों का निर्माण होना संभव नहीं हो सकता। इसलिए वायु राशियों के निर्माण के लिए मौसम का स्थिर, लंबे समय तक मौसम का स्थिर रहना भी अति आवश्यक माना गया। इसके अलावा अगर अपन बात करें यूँ तो वायु राशियों के निर्माण के लिए एक बार उत्पन्न होने के बाद वायु राशि उद्गम क्षेत्र में स्थिर नहीं रह पाती। ये वायु राशियाँ गतिशील रहती हैं, इसलिए इनके लिए अलग अलग तरह से तापमान व आर्द्रता संबंधी होने पर ये वायु राशियाँ लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाती। अगर अपन बात करें तो वायु राशियों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किन किन चीज़ें जरूरी हैं, तो सबसे पहले कह रहा है कि विस्तृत व समान स्वभाव वाला क्षेत्र वायु राशियों के निर्माण के लिए कह रहा है कि कौन सी परिस्थितियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो ऐसा क्षेत्र जो विस्तृत हो तथा समान स्वभाव वाला हो, या तो समुद्री भाग ही हो और या स्थलीय भाग ही हो। दूसरी बताया कि स्रोत क्षेत्र में वायु राशि का गति मंद होनी चाहिए
कि हवाओं की गति धीमी होनी चाहिए। अगर तेज गति से हवाएं चलेंगी तो वायु राशि का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा तथा उसमें थोड़ा बहुत अपसरण भी होना जरूरी है। इसके अलावा वायुमंडलीय स्रोतों में लंबे समय तक की वायुमंडलीय दशाएं जो लंबे समय तक, जिसमें तापमान संबंधी, आर्द्रता संबंधी, वायु दाब संबंधी सभी चीज़ें लंबे समय तक थोड़ी स्थिर होना जरूरी है। इस प्रकार आपने देखा कि वायु राशि किसे कहते हैं, वायु राशियों के निर्माण के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता या कौन कौन सी बातें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब देखिए अपन तो मेन वायु राशियों के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो उसमें अगर अपन बात करें तो ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि ध्रुवीय प्रदेशों के जो सागरीय क्षेत्र हैं, वो पहला ध्रुवीय क्षेत्रों के सागरीय क्षेत्र पहली वायु राशियों का प्रदेश माना जाता है। ध्रुवीय प्रदेशों के सागरीय क्षेत्रों में इसका निर्माण। दूसरा उपध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्र, ये लगभग 60 से 70 अक्षांशों के बीच वाला एरिया अगर अपन चले, और महाद्वीपीय क्षेत्र जैसे कनाडा, उत्तरी अमेरिका के, फिर यूरोप के उत्तरी भाग, साइबेरिया वाला क्षेत्र, ये उपध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियों के क्षेत्र माने जाते हैं। उसके बाद में बात करें मानसूनी वायु राशि क्षेत्र, तो ये मानसूनी वायु राशियों के प्रदेश जहाँ मेन रूप से अगर अपन देखें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के अधिकांश ये क्षेत्र महाद्वीपीय वायु राशि के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर अपन यूँ बात करें तो उसके बाद में उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय का मतलब भूमध्य रेखा से लगभग 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में, और सागरीय भाग जैसे हिंद महासागर का ये भाग हो गया, हिंद महासागर का हो गया, प्रशांत महासागरीय भाग, तो उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए और सागरीय भाग होनी चाहिए। इसके बाद उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय भाग, तो उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय उत्तरी अमेरिका के भाग, दक्षिणी अमेरिका के, अफ्रीका के तथा कुछ एशिया के भाग जो उष्णकटिबंध में स्थित हैं तथा महाद्वीपों पे स्थित हैं। तो उष्णकटिबंधीय सागरीय भी हो सकते हैं, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय भाग भी हो सकते हैं। उसके बाद में देखें भूमध्य रेखीय प्रदेश, तो ये भूमध्य रेखीय प्रदेश जैसे अमेजन वाला क्षेत्र देखें, कांगो वाला क्षेत्र देखें, तो ये क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इस प्रकार अपन देखें कि वायु राशियों में ध्रुवीय सागरीय वायु राशि क्षेत्र होते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों के होंगे तथा सागर पर स्थित होंगे। दूसरा उपध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्र होंगे, लगभग 50 से 70 डिग्री अक्षांश या 55 से 70 डिग्री अक्षांशों के वे भाग जो महाद्वीपीय भाग कहलाते हैं, उपध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि के। उसके बाद में मानसूनी क्षेत्र, जिसमें मेन रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया का अधिकांश भाग मानसूनी वायु राशि के अंतर्गत आता है। उसके बाद में अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र उष्णकटिबंधों में स्थित हो। उष्णकटिबंध का मतलब मेन चीज जैसे मान लो 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में तथा महासागरों पर स्थित हो, तो वो महासागरीय उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि। इसके बाद में अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो और महाद्वीपों पर स्थित हो, तो उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि। और लास्ट में भूमध्य रेखीय प्रदेश के आसपास की जो वायु राशियां हैं उस प्रकार, इस प्रकार अपन देखें तो ये वायु राशियों के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। इसके बाद में अगर दूसरी बात करें कि वायु राशियों में मेन चीज 2 आधार बताए गए कि ध्रुवीय वायु राशि हो सकती है और दूसरी उष्णकटिबंधीय वायु राशि। मोटे तौर पर अगर अपन वर्गीकरण करें तो वायु राशि 2 प्रकार की मानी गई है। एक वायु राशि को अपन बताएं कि ध्रुवीय प्रदेशों की वायु राशि ध्रुवीय वायु राशि कहलाती है, और दूसरी गर्म प्रदेशों में अगर देखें तो उष्णकटिबंधीय वायु राशि। तो मोटे तौर पर अगर आप देखोगे तो एक ध्रुवीय वायु राशि होगी और दूसरी उष्णकटिबंधीय वायु राशि। इसके बाद में अगर आर्द्रता से देखें तो अनुसमुद्री
या समुद्री वायु राशि भी कह सकते हैं और महाद्वीपीय वायु राशि भी कह सकते हैं, जिसमें समुद्री वायु राशि या सागरीय वायु राशि जिसमें आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और महाद्वीपीय वायु राशि जिसमें आर्द्रता की मात्रा थोड़ी कम पाई जाती है। तो अगर उस तरह से देखें तो ध्रुवीय वायु राशि हो सकती है और दूसरी उष्णकटिबंधीय वायु राशि हो सकती है। अगर आर्द्रता से देखें तो सागरीय वायु राशि हो सकती है या महाद्वीपीय वायु राशि हो सकती है। इसके अलावा और अगर अपन बात करें तो इसके अलावा और भी बहुत से ठंडे क्षेत्रों से या कोल्ड वायु राशि या वार्म या गर्म वायु राशि या स्थिर वायु राशि या अस्थिर वायु राशि, तो ये भी वायु राशियों के वर्गीकरण में पहला बता रहा है कि साहब गर्म वायु राशि भी हो सकती है। अगर ध्रुवीय प्रदेशों की है तो गर्म वायु राशि होगी, अगर ठंडे प्रदेशों की है तो गर्म प्रदेशों में गर्म वायु राशि या ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों में है तो ठंडी वायु राशि और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में है तो गर्म वायु राशि। अगर कुछ ऐसी वायु राशि जो स्थिर वायु राशि रहती है, स्टेबल वायु राशि जिसको कहते हैं स्थिर वायु राशि, कुछ अनस्टेबल या अस्थिर वायु राशि भी हो सकते हैं। इस प्रकार अगर देखें तो मोटे तौर पर वर्गीकरण में भी ध्रुवीय वायु राशि और उष्णकटिबंधीय वायु राशि, इसके अलावा ठंडी वायु राशि, गर्म वायु राशि या स्थिर वायु राशि और अस्थिर वायु राशि, इस प्रकार वायु राशियों का वर्गीकरण भी कई तरह से अपन कर सकते हैं। मेन रूप से अगर अपन बात करें तो पृथ्वी के धरातल पर अगर देखें अपन तो लगभग 15-16 मेन वायु राशियां हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी मेन वायु राशि हैं। सागरीय, ध्रुवीय, ठंडी वायु राशि। पहले अगर बात करें सागरीय होगी, ध्रुवीय प्रदेशों पे होगी तो अपना आप ठंडी वायु राशि होगी। दूसरी सागरीय, ध्रुवीय, ठंडी, अस्थिर, एक स्थिर वायु राशि और दूसरी सागरीय होगी परंतु अस्थिर वायु राशि। इसके अलावा सागरीय, ध्रुवीय थोड़ी गर्म वायु राशि और सागरीय, स्तरीय ठंडी वायु राशि, महाद्वीपीय, ध्रुवीय, महासागरीय, ध्रुवीय। इस तरह से अगर अपन देखें तो ये तरह की ये 16 प्रकार की वायु राशियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से पाई जाती हैं। तो इनका महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय, महासागरीय उष्णकटिबंधीय, महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि, महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि। तो इस प्रकार अपन देखें तो जैसे ये प्रदेश है तो ठंडे प्रदेशों में तो ध्रुवीय सागरीय वायु राशि, ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि। फिर अगर बीच में चले मध्य अक्षांशों में तो शीतोष्ण कटिबंधीय सागरीय वायु राशि, शीतोष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि, फिर उष्ण कटिबंधीय सागरीय वायु राशि, उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि। तो इस प्रकार अपन देखें तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग कई प्रकार की वायु राशियों के क्षेत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार आपको हमने वायु राशियाँ क्या चीज़ है, वायु राशियों का निर्माण कैसे होता है, वायु राशियों के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, वायु राशियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, प्रमुख वायु राशियाँ कौन कौन सी हैं, इनके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। आपको फिर एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि पृथ्वी के धरातल का वायुमंडल का वो मोटा क्षेत्र जो क्षैतिज रूप से जिसमें तापमान संबंधी हो या आर्द्रता संबंधी दोनों में समानताएं पाई जाती हैं तो इसको वायु राशि कहा जाता है। आपको पहले भी बताया कि वायु राशियों के निर्माण में मुख्य रूप से या तो स्थलीय भाग ही होना चाहिए और या सागरीय भाग, दोनों जहाँ पे मिलते हैं उन क्षेत्रों में वायु राशियों का निर्माण होना संभव नहीं हो पाता। कुछ चीज़ें ये भी तय कि वायुमंडल है, मौसम भी स्थिर होना जरूरी है। अगर तेज गति से हवाएं चलती हैं तो उस प्रदेश में वायु राशियों का निर्माण होना संभव नहीं हो पाता। तो इस तरह से आपको बताएं कि कई तरह, जैसे कुछ ध्रुवीय वायु राशि हो सकती है, कुछ गर्म प्रदेशों की वायु राशि हो सकती हैं, कुछ स्थिर वायु राशि हो सकती हैं, कुछ अस्थिर वायु राशि हो सकती हैं,
कुछ गर्म वायु राशि होती हैं, कुछ ठंडी वायु राशि होती हैं। तो इस तरह से आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने वायु राशियों के बारे में विस्तृत आपको जानकारी दी। आप इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़ोगे या समझोगे तथा इसका फ़ायदा उठाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।